हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों आप लोगों के लिए टेक्निकल हेल्पर के लिए हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो अभी तक एएलपी, यूपीपीसीएल, मेट्रो, डीआरडीओ काफ़ी एग्ज़ाम के ये प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये कम से कम 5 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी मेहनत से इन क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट किया है। देखो दोस्तों, अगर मैं चाहता तो इनको टाइपिंग करवा लेता, लेकिन टाइपिंग मैंने इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि ये क्वेश्चन ऑफिशियल है। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को टाइपिंग नहीं करवाया है। तो आप लोगों से मैं निवेदन ये करूँगा कि इसमें कम से कम मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं आपको रोज़ाना ऐसे ही प्रश्न जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं समक्ष लाता रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपका कोई भी साथी ऐसा है जो टेक्निकल हेल्पर की एग्ज़ाम देने वाला है, उस तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, वीडियो कैसी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी आपका सजेशन रहा हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो साथियों, क्वेश्चन हम करेंगे 60 क्वेश्चन, वो भी अच्छे तरीके से, और इसी क्लास में ही मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा और आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेधड़क होके क्वेश्चन को देखिए। बस आप अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और नहीं तो आप ऐसे ही मोबाइल से देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए। तो करते हैं शुरुआत वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फेरंती प्रभाव के पारेषण लाइन के अभिग्राही छोर पर प्रेषक सिरे की तुलना में वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा याद रखना, वो बढ़ती है। क्या करती है? बढ़ती है। एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना बढ़ती है। तो उम्मीद करूँगा पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से रट लिया होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल जो है गेट गुणन, मतलब क्या समझाना इस बात को, कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन निष्पादित करता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एंड गेट करता है। कौन सा करता है? एंड गेट करता है। गुणन प्रचालन निष्पादन जो करता है वो एंड गेट करता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। साथियों आगे क्वेश्चन ये रहा। साथियों क्वेश्चन है, एक डीसी शंट जनरेटर जो हमारा होता है वह कैसा होता है। तो एक डीसी शंट जनरेटर हमेशा याद रखना वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। क्या होता है? एक अपने आप में एक सेल्फ, मतलब कि जैसे कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो कुछ सेल्फ चालू कर देते तो वो अपने आप चालू हो जाती है बटन दबाने से। ठीक है, तो वही सिस्टम इसमें एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है, वह सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको रट लिया होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन साथियों, यदि एक बीजेटी को एक प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर के रूप में कार्य करना है तो उसे किस क्षेत्र में या किस मतलब फील्ड में हम उसको कार्य करना होगा। तो उसे एक्टिव क्षेत्र में कार्य करना होगा, उसे सक्रिय क्षेत्र में कार्य करना होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। एक बार फिर, जो हमारा बीजेटी है वो प्रवर्धक या एम्पलीफायर के रूप में वो किस क्षेत्र में कार्य करेगा, तो वो एक्टिव क्षेत्र में कार्य करेगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, CFL का पूर्ण रूप क्या है। हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम में आपको 2-3 एग्ज़ाम में ज़रूर फुल फॉर्म देखने को मिलती है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म वो हो जाएगा, C का मतलब कम्पैक्ट, F का मतलब हो जाएगा फ्लोरोसेंट और L का मतलब हो जाएगा लैंप। इस बात को आप अच्छे से याद रखना और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने अच्छे से रट लिया होगा। आगे क्वेश्चन ये रहा, लाइट डिजाइन गणना के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। कौन सा क्षेत्र आवश्यक नहीं है। तो उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों अपॉन व्यक्तियों का भार जो है, क्या लाइटिंग डिजाइनिंग गणना के लिए उन लोगों की आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था। चलिए साथियों आगे देखते हैं।
साथियों आगे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को 3 स्टार दे दो और हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथियों एक हैलोजन लैंप का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2000 से लेके 3500 घंटे होता है। कितना होता है, 2000 घंटे से लेके 3500 घंटे किसका होता है, हैलोजन लैंप का जीवन काल, यानी कि इतने दिनों तक ये लैंप चल सकती है। हो सकता है ज़्यादा भी चल सकती है, लेकिन ये अनुमानित एक समय है। ठीक है, चलिए उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपने रट लिया होगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी, मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये मैं लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन, किसी अति खिंचाव युक्त केबल के लिए जो वोल्टता की रेंज होती है वो कितनी होती है, वो 11 से 33 किलोवाट के अंतर्गत होती है। तो एक बार फिर क्वेश्चन, किसी अति खिंचाव युक्त जो केबल है उसकी वोल्टता की रेंज क्या होगी, क्या होती है, तो 11 से लेके 33 किलो वोल्टेज होती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना साथियों। चलिए साथियों आगे क्वेश्चन ये रहा, किसी विद्युत रोधी इंसुलेटर के प्रतिरोध का तापमान में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी विद्युत रोधी इंसुलेटर यानी कि इंसुलेटर के प्रतिरोध पर, जो हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के तापमान मतलब उसके टेम्परेचर पर क्या वृद्धि पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना घटेगा, बस और कुछ नहीं। किसी प्रश्न में मत सीधा आप याद रखना कि प्रतिरोध घटेगा। आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है केबलों के अंतर आवरणों का प्रयोग करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो वो कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि समान प्रतिबल वितरण के लिए केबलों में अंतर आवरणों का प्रयोग इसीलिए आवश्यक है। ठीक है, समान प्रतिबल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा और क्वेश्चन है कि इंडिकैंडिसेंट जो हमारा इंडिकैंडिसेंट जो लैंप है वो ग्लास इनवेलप में क्या सम्मिलित होता है। तो उसमें अंतर्गत जो नाइट्रोजन और आर्गन की गैस होती है, नाइट्रोजन और आर्गन की गैस होती है। इस बात को आप अच्छे से साथियों समझ सकना। और ये क्वेश्चन जो भी साथी है मतलब जिसका भी पेपर है वो क्वेश्चन क्या लगा के आया, वो लगा के आया बी ऑप्शन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसलिए उसका गलत हो गया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एक बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दे दो स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे दो स्टार 3। ठीक है, तो डीसी मशीनों में यांत्रिक दृष्टकारी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेटर ब्रश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किसे, डीसी मशीनों के यांत्रिक दृष्टकारी को कंप्यूटेटर ब्रश के सिस्टम भी कहा जाता है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन रट लिया होगा। क्वेश्चन है एक मतलब कि यदि एक डीसी जो सीरीज मोटर गलती से किसी एकल फेज एसी आपूर्ति से जोड़ दें तो उत्पादित बल आघूर्ण होगा। तो क्या होगा वो देखो, एक बात ध्यान रखना, स्पंद मान और एक दिशी होगा। स्पंद मतलब थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है और एक दिशी मतलब एक ही दिशा में होगा। एक डीसी सीरीज मोटर जो हमारी है गलती से किसमें, एकल फेज एसी में यानी कि अल्टरनेट करंट आपूर्ति से जुड़ी है तो उत्पादित बलगुण होगा स्पंदमान होगा और एकदशी होगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रदीपन से संबंधित है। तो लेवर्ट का अवशोषण नियम प्रदीपन से संबंधित है। इल्यूमिनेशन जो हमारा है, इल्यूमिनेशन ये किससे संबंधित है। तो लेवर्ट के अवशोषण के संबंध मतलब कि जो अवशोषण है उसके नियम से संबंधित है। और इल्यूमिनेशन से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर इल्यूमिनेशन की पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हो पूरे चैप्टर की नोट्स, और वो भी किसके हैं, प्लेटफॉर्म जो कि पटना में कोचिंग है उसके इस चैप्टर के, यार क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन की मेरे पास पीडीएफ है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको फ्री में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये किसका है, इल्यूमिनेशन लेवर्ट के अवशोषण के नियम का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ज्वार है वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार जो हमेशा याद रखना, जब चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जब होता है उसी के कारण ज्वार के मतलब क्या होता है, ज्वार आ जाता है। हमारा ज्वार और भाटा जो चंद्रमा और सूर्य के
गुरुत्वीय त्वरण के कारण, या हम कह सकते हैं गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, किसी अनंत बस में कौन से दो परिणाम जो हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब कि उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो किसी अनंत बस में वोल्टता और फ्रिक्वेंसी जो होती है, हमारी आवृत्ति होती है, वो स्थिर होती है। इस बात को आप अच्छे से समझ सकना। ठीक है, आगे देखते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो, इन क्वेश्चन को अच्छे से रट जाओगे, और नहीं एक बार फिर देख लेना फास्ट मोड करके, अपनी स्पीड को बढ़ा के यूट्यूब से। पवन जो हमारी पवन हवा वाली होती है, हवा वाली पवन टरबाइन जो प्रणाली है, खाली स्थान वो प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति किस प्रकृति से उत्पन्न होती है। जो हमारी पवन जो आपने देखा होगा लगी होगी पवन चक्की, वो एसी मतलब कि एसी उत्पन्न करती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किस क्या उत्पन्न करती हैं, विद्युत शक्ति, वो एसी उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखना कि क्या करती हैं, एसी। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यावर्तित के रेटेड वोल्टेज के संबंध में बिना लोड वाले वोल्टेज से रेटेड वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो उसे बोलते हैं वोल्टता विनियमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टता विनियमन बोलते हैं। इसीलिए मैं बार बार एक दो बार बोल देता हूँ, उससे आप लोग ये मत करना कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से रट जाओगे। चलिए, निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित नहीं है। भाई साहब इसको आप लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो 3 स्टार, और खोपड़ी में छेद कर देना एग्जाम में, अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए। निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित नहीं है। चालकता, गलनांक, रेटिंग, लेकिन फ्रिक्वेंसी से नहीं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे संबंधित है, चालकता, गलनांक, रेटिंग से संबंधित है, और आवृत्ति से नहीं है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। किसी पैरामीटर की कोर के पदार्थ के लिए सेथिल्द जो हिस्टैरिसीस लूप है वो कैसा होना चाहिए। यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी जो हिस्टैरिसीस लूप होती हैं वो कैसी होनी चाहिए। एक बात याद रखना, लंबा होना चाहिए और संकरा होना चाहिए। सकरा होना चाहिए हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लंबा और संकरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लंबा और संकरा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार दे दो, और इस क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद कर देना है। समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रत्यावर्तियों, मतलब जो हमारे प्रत्यावर्तकों के बीच जो हमारा है फेज अंतर का पता लगाने के लिए किया जाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। जो समानांतर क्रम में जो हमारे दो जुड़े प्रत्यावर्तियों के बीच जो फेज अंतर का अगर हम पता लगाएंगे तो हम कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे, तो वो करेंगे सिंक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। सिंक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। एक महासागरीय तरंग द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यावक्रीय जल तरंग के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा, ज्यावक्रीय तरंग के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को दे दो 3 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार दे दो इसको। 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए 2 पोल वाले तुल्यकालिक जनरेटर की गति क्या होगी, वो 3000 आरपीएम होगी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, मेट्रो, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, ये रहा, यह है डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए किए जाने वाले कन्वर्टर क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं इन्वर्टर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अब फिर मैं कहता हूँ 3 स्टार दे देना, ये क्वेश्चन इतना बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रयोग एकल फेज प्रेरण मोटर के कार्य के विश्लेषण के लिए किया जाता है, वो सिर्फ क्रॉस फील्ड के लिए किया जाता है। क्रॉस फील्ड सिद्धांत के लिए किया जाता है। किसके लिए, क्रॉस फील्ड के लिए किया जाता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है वो भी देख रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, आप खुद देख सकते हो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में यदि सरपड़ कह सकते हैं, सरपड़ का मान 1 है तो रोटर क्या होगा, अवरुद्ध स्थिति में होगा, मतलब उसमें रुकावट आ जाएगी। ठीक है, अवरुद्ध स्थिति में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पैरामीटर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होनी, ताम्रहानि अपॉन लौह हानि। तो ताम्रहानि अपॉन लौह हानि। ठीक है साथियों, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दो, ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 3 स्टार। पैरामीटर यानी ट्रांसफार्मर की दक्षता की शर्त क्या होती है, ताम्रहानि अपॉन लौह हानि बराबर 1। ठीक है, चलिए
पारेषण लाइन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? पारेषण लाइन के लिए एक वोल्टता नियंत्रण और प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण जो परस्पर संबंधित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा गया, 3 एग्जाम में। लोको पायलट की, मेट्रो जो अभी मेट्रो यूपी मेट्रो हुई उसमें पूछा गया था, और इसरो में ये पूछा गया था। जो फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग खाली स्थान में संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया था, वो है प्रेरित्र। क्या है? प्रेरित्र। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। चलिए, सब स्टेशन में सिंगल बस बार विन्यास के प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी? वो 33 किलो वोल्टेज होगी। 33 किलो वोल्टेज होगी। कितनी होगी? 33 किलो वोल्टेज होगी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किन पावर ट्रांसमिशन लाइनों में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो हो जाएगी HVDC ट्रांसमिशन। HVDC ट्रांसमिशन। आगे क्वेश्चन है, किसी बैटरी की दक्षता दर्शाई जाती है? इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार आप लोगों को दे देना। तो बैटरी दक्षता हमेशा एम्पियर हावर्स में मापी जाती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक एल्यूमिनियम विद्युत अपघटनी संधारित्र है? वो AC यानी कि नहीं हो सकता है, हमारा होगा DC प्रकार संधारित्र यानी कैपेसिटर। DC प्रकार का संधारित्र या कैपेसिटर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबलों के इंसुलेटर में प्रयोग नहीं किया जाता है? तांबे का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बोला उसने? थोड़ा सा समझ लो। इंसुलेटर के रूप में उसने पूछा है, ठीक है। किसके? इंसुलेटर के प्रयोग में हम तांबे का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन है, वोल्टता नियंत्रक को खाली स्थान को वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वोल्टता नियंत्रक वोल्टता नियंत्रण का प्रयोग AC को AC वोल्टता में ही परिवर्तित कर सकता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। तो वोल्टता नियंत्रण हमेशा याद रखना AC को ही करता है। किसी मितव्ययी विद्युत शक्ति प्रणाली संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो है सभी लोड विविधताओं की मितव्ययी लोडिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी किससे जुड़ी होती है? इन्वर्टर के इनपुट से जुड़ी होती है। इन्वर्टर के इनपुट से जुड़ी होती है। चलिए, एक किसी DC मशीन में मुख्य ध्रुव संरचना किस प्रकार की जाती है? तो स्टेटर पर की जाती है। किसी DC मशीन में मुख्य ध्रुव संरचना किस प्रकार की जाती है? तो स्टेटर पर की जाती है। निम्नलिखित में से क्या एक ट्रांजिस्टर नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या एक ट्रांजिस्टर नहीं है? वो ट्राइक जो है एक ट्रांजिस्टर नहीं है। SIT, MOSFET, IGBT ये सभी एक हमारे ट्रांजिस्टर हैं। किस प्रकार की पारेषण लाइन में अभिग्राही छोर और प्रेषक छोर पर आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं? तो HVDC के हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ HVDC के ही हो सकते हैं। कंप्यूटेटर पिच वाइंडिंग में सही संबंध क्या है? लगा दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो हो जाएगा कंप्यूटेटर खंडों की संख्या बराबर आर्मेचर कुंडलियों की संख्या के बराबर होता है दोनों की। किसी परिणामित ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य क्या प्रदान करता है? तो उस क्या करता है? ये विद्युत रोधन या उसके शीतलन का प्रदान करता है कार्य, ठीक है। तो विद्युत रोधन और शीतलन का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संयंत्र अक्षय ऊर्जा पर है? तो वो हो जाएगा चुंबकीय तरल गतिकी। चलिए, किसी थ्री फेज प्रेरण मोटर की गति को किसके द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है? वो किसी भी 2 सप्लाई लाइन लीड को परस्पर बदल कर, ठीक है। चलिए, घर के लिए वायरिंग प्रणाली का चयन करते समय निम्नलिखित में किस कारक का विचार नहीं किया जा सकता है? तो निवासी संख्याओं का नहीं कर सकते हैं। किसका? निवासी संख्याओं का। किसी OH लाइन इंसुलेटर के विफल होने पर निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? तो अनुपयुक्त सत्यापन नहीं है, बाकी हमारे सभी हो जाएंगे। वह मोटर जो AC के साथ DC आपूर्ति पर भी चल सकती है क्या कहलाती है? उसे यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। नाम जैसा वैसा इसका काम है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका विद्युत शक्ति प्रणाली के लोड प्रवाह गणना में प्रयोग नहीं किया जा सकता? वो हो जाएगा उच्चतम पावर ट्रांसफर विधि। जिन पदार्थों में स्थायी चुंबक द्विध्रुवों का अभाव होता है वो क्या कहलाते हैं? वे प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। फ्लोरोसेंट लैंप खाली स्थान पर संचालित करना चाहिए, तो बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च आवृत्ति संकेतों पर फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैटरी के लिए एक आवश्यक घटक है? UPS। निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बैटरी का आवश्यक घटक है? UPS में। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होते हैं?
ये दोस्तों अर्धचालक पदार्थ के होते हैं। जो प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं वो अर्धचालक पदार्थ के होते हैं। आगे देखते हैं, द्वैत प्रणाली के लिए कम लागत वाली सुरक्षा क्या होगी? तो रिवाइवेबल फ्यूज़ होता है। द्वैत प्रणाली कम लागत सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? रिवाइवेबल फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड किस पदार्थ का बना होता है? अर्धचालक का बना होता है। ये क्वेश्चन को आप 3 स्टार दे दो, 3 स्टार, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। HVDC ट्रांसमिशन में प्रयोग ना किया जाने वाला अवयव एक ही है, वो सोलर PV का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। DC मोटर में इंटरपोल्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर की स्पारिंग को कम करने के लिए DC मोटरों इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पवन टरबाइन में MPPT नियंत्रण को खालिस्तान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो हो जाएगा सन ट्रैकर। एक हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप किस प्रकार का लैंप होता है? वो डिस्चार्ज लैंप होता है। एक n प्रकार का पदार्थ उन अशुद्धि तत्वों का समावेशन करके निर्मित किया जा सकता है जिसके द्वारा खाली स्थान होते हैं 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी सोलर PV का PV वक्र कैसा होता है? वो आरेखीय होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, आरेखीय होता है। सेल या हिस्टेरेसिस लॉस किस कारक पर निर्भर करती है? ये अभिवाह घनत्व और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो हिस्टेरेसिस किस पर प्रभाव पर निर्भर करती है? किसके कारण पर? तो अभिभाव घनत्व और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 60 क्वेश्चन कराए जो कि रिपीटेड क्वेश्चन थे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको अब कंटिन्यू वीडियो चाहते हो, इसी तरीके से ऑफिशियल क्वेश्चन चाहते हो, और नहीं तो मैं आपको अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो ही वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं लेके आऊँगा। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। वीडियो में अच्छा सपोर्ट रहा तो ऐसे ही वीडियो में आपको प्रीवियस क्वेश्चन देता रहूँगा। और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।